तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे इंटरमीडिएट +2 से सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, जो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। तो इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसकी चर्चा करेंगे, उसका सारांश क्या है, समरी क्या है, कैसे उसको पढ़ना चाहिए, उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो एक बार हम सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ को पढ़ने से पहले कुछ शब्द की चर्चा करेंगे। वो शब्द है मोटिवेशन। ठीक है ना। मोटिवेशन क्या होता है? हम लोग बार बार देखते हैं कि किसी तथ्य को सुनकर बहुत मोटिवेटेड हो गए। ठीक है ना। कोई सेंटेंसेस इतनी अच्छी लगी कि हम अपने आप में एक चेंजिंग या बदलाव ला लिए। ठीक है ना। यहाँ पर वाल्ट विटमैन ने जो सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ प्रस्तुत किया है, यह जो है एक मोटिवेशनल पोयम है। वैसे जब इनकी चर्चा हम आगे करेंगे तो ये देखेंगे कि इसमें जो है वाल्ट विटमैन जो है एक इंडिविजुअलिस्टिक कवि रहे हैं। मतलब जो भी कुछ करता है वो अपने से रिलेटेड है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि जो बार बार अपने बारे में चर्चा करे तो उसमें अहंकार या इस तरह का भाव आ जाता है। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं। ये अपने बारे में बोलने के क्रम में भी इतनी अच्छी सीख दे देते हैं कि आप कविता में देखेंगे आगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ जो एक कविता लिखी गई है, वाल्ट विटमैन अमेरिकी कवि हैं और उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। यह पहली बार 1855 ईस्वी में लिप्स ऑफ ग्रास संग्रह में प्रकाशित हुई थी। अब थोड़ी सी सॉन्ग्स कहाँ से आई, कैसे इसका हुआ, तब हम आगे इसका देखेंगे। ठीक है। एक बार हम इसकी रिपीट करेंगे, चूँकि आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगा रहेगा। आपको रिपीट करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। हम फिर से इसकी चर्चा करते हैं कि यह जो है पहली बार लिप्स ऑफ ग्रास में 1855 में प्रकाशित हुई थी और पूरी कविता में 52 सेक्शंस हैं, खंड हैं। इसमें कवि ने स्वयं के बारे में, आत्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, इक्वलिटी के बारे में इत्यादि के बारे में उन्होंने चर्चा की है। और उन्होंने इन सब चीज़ों को एक उत्सव के रूप में रखा है कि हम अपने आप में स्वयं में कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे उत्साहित रह सकते हैं, कैसे उसको उत्सव के रूप में देख सकते हैं। जो व्यक्ति दुखी है, अगर आप बार बार दुखी व्यक्ति के पास बैठेंगे तो आप भी दुखी होने लगेंगे। जो हमेशा प्रसन्न रहता है तो अपनी प्रसन्नता और अपनी आभा, जो उसका आभा मंडल है, वो आगे की ओर छोड़ता है और उनके अंदर में रहने वाले व्यक्ति, उनके पास बैठने वाले व्यक्ति में भी वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए कहा गया है जैसा संगत वैसा, जैसा पंगत वैसा संगत। ठीक है ना। संगति भी हमें सोच समझ के करनी चाहिए। और जहाँ पर आपको लगता है कि इनसे हमको निगेटिव ऊर्जा आएगी, वहाँ पर चुपचाप मौन हो जाइए। ठीक है ना। और ये कहते हैं कि आप दूसरे को भूल जाइए, स्वयं में खुश रहिए। क्योंकि जीवन में दुख सुख तो चलते ही रहेगा, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। आपने जन्म लिया है, आप भी अपने सुख दुख के साथ यहाँ पर आए हैं। आपके सुख दुख को अगर कोई बदल सकता है तो आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं। ठीक है ना। बहुत के पास करोड़ों रुपये हैं लेकिन फिर भी दुखी हैं। बहुत के पास कुछ भी नहीं है फिर भी सुखी हैं। जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में हम लोग देखें, है ना, कि मन जो है एक बेचैन पंछी है, जितना इसको मिलता है उतना और पाने की इसकी इच्छा जो है बढ़ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है 52 सेक्शंस हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। यह कविता फ्री वर्स है, मतलब इसमें तुकबंदी या लय सिस्टम नहीं है। फ्री वर्स मतलब जिसका राइम नहीं मैच करे। ठीक है ना। बहुत जगह देखेंगे, जैसे सोनेट पढ़ेंगे तो उसका जो लास्ट वाला लाइन है वो मैच करता है कहीं न कहीं जाकर के। ठीक है ना। जैसे हम लोग कबीरदास के लाइन में पढ़ेंगे तो उसका पहला पंक्ति और दूसरे पंक्ति से उनका जो राग है, उसका जो लय है, वहाँ जाके मैच करेगा, है ना। जैसे हम
सात समद की मसी कराए, लेखनी सब बन रहा है, धरती सब कागज करो, हरिगुल लिखा न जाए। देखिए वहाँ पर ई और ई मैच किया, तो इसको हम रिथमेटिक बोलेंगे, इसको राइम बोलेंगे। तो यहाँ पर ये फ्री वर्ड्स है। और इसमें जो है ये यहाँ पर इसका मेजर पॉइंट क्या है, मेजर थीम क्या है, कथा वस्तु क्या है, कि कभी खुद को हर इंसान खुद में और दूसरे में वो ब्रह्मांड का एक हिस्सा मानता है। इसलिए वो लिखते हैं आगे कविता में, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सॉन्ग माई सेल्फ। ठीक है ना, वो कभी कहते हैं कि मैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं हमेशा उत्साहित रहता हूँ। इस जगह बहुत जगह आप जब दूसरे जगह पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग कुछ और बताएगा, मैं उत्सव मनाता हूँ, ऐसे बोलेंगे। यहाँ पर असलियत क्या है कि मैं स्वयं में उत्साहित रहता हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ। ठीक है ना, एंड सिंग माई सेल्फ, अपने आप में गीत गाता हूँ। मतलब जब आप खुश रहते हैं तो आपके मुखार बिंद से इंटरनल कोई न कोई सॉन्ग आने लगती है, आपके जुबान पर गुनगुनाने लगता है, तो प्रसन्नता का प्रतीक आ जाता है। ठीक है ना। अब कहा जाता है मानव की एकता, मतलब यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी क्या है, जो इस कविता में हमको देखने को मिलता है। हर इंसान में एक ही आत्मा की झलक होती है, यही यूनिटी है। अगर हम अपने आप को आपसे अलग समझें, ये गलत है, हम सब एक हैं। ठीक है। फिर आगे कहते हैं नेचर ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, इसकी भी चर्चा इन्होंने यहाँ पर की है। प्रकृति और आत्मा का गहरा संबंध है। और यहाँ पर कहते हैं कि वॉल्ट विटमैन को पोएट ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ये कवि जो यहाँ पर लिखे हैं। और जीवन और मृत्यु, ये लास्ट में कहते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही चक्र का हिस्सा है। कभी मृत्यु से डरता नहीं बल्कि उसे स्वीकार करता है कि अगर जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु होगी। इस बीच में हमारा क्या कर्तव्य है कि दुख को भी उसी तरह अंगीकार करें जिस तरह सुख को करते हैं, है ना। कबीरदास ने इसमें भी लाइन, बहुत अच्छी लाइन बोली है ना, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। और दुख में जो सुमिरन करे फिर दुख काय को हो। मतलब अगर दुख में हम प्रभु को याद कर लिए, सुख में याद किए, दुख में भूल गए, तो फिर दुख तो लगा ही रह गया। लेकिन अगर दोनों में हम याद कर लिए तो तुम यहाँ पर दुख का एहसास ही नहीं होगा। दुख का एहसास तब होता है जब उस परमपिता परमात्मा को हम भूल कर जीते हैं और आनंद खो देते हैं। आनंद हर चीज में, ठीक है ना, आनंद हर चीज में है। तो यहां पर थोड़ा सा इसकी चर्चा करेंगे कि वॉल्ट विटमैन वॉज बॉर्न ऑन May 31, 1819, अर्थात वॉल्ट विटमैन का जन्म 31 मई 1819 को हुआ था इन लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में। ठीक है, हिंदी समझना है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। ही वॉज द सेकेंड ऑफ 9 चिल्ड्रन इन ए वर्किंग क्लास फैमिली। वह 9 बच्चे में दूसरे थे। उनका परिवार एक श्रमिक वर्ग का था, काम धंधा करने वाला, मेहनत मजदूरी करने वाला। हिज फॉर्मल एजुकेशन वॉज लिमिटेड बट ही रेड वाइडली ऑन हिज ऑन। उनकी औपचारिक शिक्षा सीमित थी, लेकिन उन्होंने खुद से बहुत अध्ययन किया, सेल्फ स्टडी किया। एज ए टीनेजर, जब वे किशोरावस्था में थे, ही वर्कड एज ए प्रिंटर। किस रूप में कार्य किए? प्रिंटर के रूप में कार्य किए, टीचर के रूप में कार्य किए, जर्नलिस्ट के रूप में कार्य किए। In 1855, he self-published his most famous works, Leaves of Grass. 1855 में उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध कृति रचना Leaves of Grass प्रकाशित की। His most famous long poem is Songs of Myself, a spiritual autobiography. उनकी प्रसिद्ध लंबी कविता Songs of Myself है, जो एक आध्यात्मिक आत्मकथा है। ठीक है ना। वॉल्ट विटमैन इज रिमेंबर्ड एज ए फादर ऑफ फ्री वर्स। इन्हें इसको मुक्त छंद का जनक भी कहा जाता है। वॉल्ट विटमैन डाइड ऑन March 26, 1892 इन कैम्पटन, न्यू जर्सी। तो इनका जो निधन हो गया 26 मार्च 1892 ईस्वी को।
तो 2-3 चीज़ इसमें याद रखेंगे। अब इसमें क्या पॉइंट आया, यह जो कविता है किस रचना से ली गई है? द लिप्स ऑफ ग्रास से ली गई है। कब छपी थी? 1855 में। इनका जन्म कब हुआ था? 31 मई 1819 ईस्वी को। कब इनकी मृत्यु हुई थी? 26 मार्च 1892 ईस्वी को। अब चलते हैं, इसको यहाँ पर पढ़ते हैं। आज जो है हम लोग इसको 1 से 13 पॉइंट तक यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये कविता बड़ी है और है सेक्शन में, तो हो सकता है कि सिलेबस में यहीं तक हो, किताब से मिला लेंगे आगे फिर, ठीक है। ये कहते हैं, कभी कहते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, और प्रसन्न चित्त रहना मेरी आदत है, ठीक है ना। एंड सिंग माई सेल्फ, अपने आप में गाता हूँ। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ, जिस प्रकार मैं खुश रहता हूँ उसी प्रकार से आप भी खुश रहें। कितनी अच्छी लाइन है यहाँ पर। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। देखिए ऊपर का तुक नहीं मिला, ये जो माई सेल्फ है और एज्यूम है ये मैच नहीं किया, लेकिन फिर भी लाइन बहुत अच्छी है। कि कभी क्या किस लाइन से शुरू करते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ, हमेशा खुशहाल रहता हूँ, हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, और अपने आप में गीत गाता हूँ। जब खुश रहते हैं तो अपने आप के लफ्ज में गीत आने लगती है, गुनगुनाने लगते हैं। मैं इसी तरह से रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ। ऐसे भी गीता में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति आनंदमय कोष में स्थित हो जाए उनको दुख का एहसास नहीं। वो समझ लीजिए आनंदमय कोष में रहने वाला व्यक्ति उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाता है तो उनको दुख सुख का एहसास ही नहीं है, क्योंकि वह शरीर में नहीं रहता है। इन्हीं शरीर में उसकी आत्मा रहती है, लेकिन शरीर का आभास उनको नहीं होता है, और उनको लगता है कि हम जिन्होंने हमें यहाँ पर भेजा हम उनसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह से जब हम अपने माता पिता से कनेक्ट रहते हैं तो आपको बहुत प्रसन्नता होती है। जब माता पिता आपको धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं तो आपका दुख शुरू हो जाता है, वहाँ पर भार बढ़ने लगता है और एक कमी खलने लगती है। इसी प्रकार से जब तक लाइफ है, जिसने आपको जीवन दिया उससे जुड़े रहिए, और जिसने सबको जीवन दिया उससे भी जुड़े रहिए। इसलिए यहाँ पर कृष्ण ने भी कहा है कि हमें आनंद स्वरूप अवस्था में स्थित हो जाना चाहिए। जब आनंद में रहेंगे तो हमको किसी भी गम या तनाव का एहसास नहीं होगा। फिर आगे कहते हैं, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। अब क्या कहते हैं, मतलब जो चीज़ मुझसे जुड़ा हुआ है वही चीज़ आपसे भी जुड़ा हुआ है। पृथ्वी किसी की विरासत थोड़ी है, पृथ्वी सबके लिए है, ब्रह्मांड सबके लिए है, सबके लिए सेम है। आई लोफ एंड इन्वाइट माई सेल्फ, मैं विचरण करता हूँ, ठीक है ना, और मैं अपनी आत्मा को पुकारता हूँ। विचरण करना यहाँ पर हुआ कि मैं ऐसा स्वभाव का हूँ, कहीं भी चल पड़ता हूँ और कहीं भी विश्राम करने लगता हूँ। हम ये नहीं देखते हम कहाँ पर हैं, है ना। मैं स्वच्छंद हूँ, स्वतंत्र हूँ। आई लोफ एंड इनवाइट माई सेल्फ, और एकांत में बैठकर अपनी, कोई नहीं मिलता है तो अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे साथ हो जाए, मैं आपके साथ हूं, और उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाता हूं। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। मैं आराम से बैठकर गर्मियों के घास की पत्तियों को निहारता हूं। मतलब कोई नहीं मिलता है क्या देखते हैं आप, देखे होंगे कभी कभी हरे भरे खेत देख करके आप प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। बहुत लोग खास करके जो शहर में रहते हैं और जब गांव जाते हैं, बहुत से बगीचे देखे, अगर समर का समय है तो पके पके आम अगर उनको दिखने लगे, इधर लीची दिखने लगे, आगे कटहल दिखने लगे, तो उनका मन कितना प्रसन्न हो जाता है, ठीक है ना। एक कविता और है ना, गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। ईश्वर ने हमको क्या बना के दिया, ईश्वर ने हमें गांव बना के दिया, लेकिन उस गांव को हमने क्या किया, शहर में बदल दिया। तो क्या हो गया, हमारा जो प्रकृति है, हमारा जो नेचुरल प्रकृति है वो बदल जाता है, हमारा स्वभाव बदल जाता है। हम इतने व्यवसायी हो जाते हैं कि प्रकृति को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं, आई लीन एंड लोफ एट माई ईज,
मैं आराम से बैठकर, गर्मी यानी अगर समर है, कुछ नहीं मिलता है तो हरी हरी घासों को निहारता हूँ, उसको देखता हूँ। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे जो जीव है, मेरे रक्त का हर कण या कण कण, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोल, दिस सॉइल, दिस एयर। ठीक है ना, फिर से इसको पढ़ते हैं। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, दिस एयर। क्या कहते हैं? मेरी जीव, मेरे रक्त के हर कण इसी मिट्टी और इसी वायु से बना है। मतलब अब फिर गीता में चलिए कि हमारा जो मानव शरीर है कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्व से बना है। ये 5 तत्व यहीं पर रह जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या कहता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं यहां पर? बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हियर फ्रॉम, हाँ फिर देखिए क्या कहता है? बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड दियर पेरेंट्स द सेम। कहते हैं कि मेरे माता पिता यहीं के हैं, उनके माता पिता भी यहीं के हैं, और आप लोगों के माता पिता भी यहीं के हैं, है ना। यहाँ जन्मा, मेरे माता पिता यहीं जन्मे, उनके माता पिता भी यहीं, और उनके पूर्वज भी यहीं के हैं, ठीक है ना। फिर आगे कहते हैं आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, अभी मैं, कभी यहाँ पर कहते हैं मैं 37 साल का हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, मेरा जो स्वास्थ्य है बहुत सुंदर है, मुझे अपने स्वस्थ होने पर गर्व है। अभी आप देखते हैं कि कम आयु में ही आप अस्वस्थ दिखने लगते हैं, ठीक है ना। अभी का जो हेल्थ है, सबसे पहले अगर मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए तो स्वास्थ्य। आप स्वास्थ्य के लिए हमेशा सजग रहिए। हमको कितने दिन नींद, कितने समय तक नींद चाहिए, किस समय हमको कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, कब हमको भोजन करना चाहिए, कितना भोजन करना चाहिए, किस तरह का भोजन करना चाहिए, ये भी छोटे से पॉइंट पे आगाह करते हैं जो यहाँ पर क्लियर नहीं है। क्या कहते हैं कि हमारे शरीर में 71% जल है और 29% ही हमारा जो हार्मोन्स है। उसी प्रकार अगर इसको हम ध्यान रख करके भोजन करते हैं, अगर हम लिक्विड फूड 71% तक ग्रहण करें और 29% तक ही अगर ठोस पदार्थ लें तो बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ठोस पदार्थ 98% तक ग्रहण कर लेते हैं और लिक्विड का कहीं अता पता नहीं रहता है और बोलते हैं बीमार पड़ गए। सबसे ये मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफिकल मैथमेटिक्स हम इसको मानते हैं, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं कि मेरी 37 साल एज हो गई है लेकिन मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, ठीक है ना। हॉपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ, और मृत्यु तक रुकने की आशा नहीं करता। ये भी कहता है कि मृत्यु का गम ही नहीं है, मृत्यु तो होनी है जब होनी है, लेकिन मृत्यु जिस वक्त है उसके पहले हमको कोई नहीं मार सकता है। कुछ समझ में आया? अगर किसी की मृत्यु फिक्स्ड है और पता चल गया कि 15 तारीख इस ईस्वी में जाके इसकी मृत्यु होगी, तो बीच में उसको कोई नहीं मार सकता है। अगर ये फिक्स्ड है, ऐसी भविष्यवाणी है और ऐसा बताने वाले भी ब्रह्म लकीर दे करके बता रहे हैं, तो उसके बीच में नहीं मार सकता है। तो मृत्यु से क्यों डरे? ये मृत्यु भी बोलता है, उसको अंगीकार करने बोलता है ना। विलियम शेक्सपियर ने भी लाइन बोला है कि कोवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ। अगर तुम कायर हो तो दिन में 100 बार 1000 बार मरते हो, लेकिन जो वीर होते हैं वो एक बार मरते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, आगे कहते हैं क्रिट्स एंड स्कूल्स इन अबेंस, संप्रदाय और विद्यालयों को मैं अलग रखता हूँ। मतलब जो हमको पंथ या संप्रदाय क्या करता है? बांटने का कार्य करता है। हम इस धर्म के हैं, वो उस धर्म का है। क्या अगर हम सबको मनुष्य समझे तो क्या दिक्कत है ना। अगर बाय चांस मान के चलिए कि ऊपर मरने के बाद वहाँ पर कोर्ट कचहरी हो, तो वहाँ पर आप वहाँ फॉर्म भरने देगा कि एबीसी हैं, ओबीसी हैं, फलना कास्ट है, क्या है, वो सीधा बोलेगा ये मानव है,
अगर वहाँ पर ऐसा होगा तो एक भी चीज़ आपका न जाति का मतलब है, न धर्म का मतलब है, न रूप रंग का मतलब है। मानव और कर्म, ये आपका पूछेगा क्या करके आए, उसके हिसाब से स्वर्ग नरक, बस लाइन क्लियर, खत्म। ठीक है, वहाँ कोई आपका फॉर्म भर करके एक एक लाइन मिलाएगा नहीं। यहाँ तो एक एक लाइन मिलके इतना विभक्त हो गए कि घर में भी ये तुम्हारा घर, ये मेरा घर। संस्कृत में किसी ने कितनी अच्छी लाइन बोली है, अयंग निज परे वेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानांग तु वसुदेव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका है कहने वाले नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जो उदार चरित वाले होते हैं वो उनके लिए पूरा संसार ही उनका कुटुंब है, उनका परिवार है। आया समझ में? तो यहाँ पर कहता है कि उसको कुछ नहीं, वो सब अलग है। वो कंडक्ट के लिए, लाइफ को चलाने के लिए सही है, लेकिन इस आत्मा को चलाने के लिए आंतरिक नॉलेज चाहिए, आंतरिक ज्ञान चाहिए, आंतरिक प्रसन्नता चाहिए, आंतरिक खुशी चाहिए। रिटायरिंग बैक वाइल सफाइज्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन। उन्हें स्वीकार करता हूँ जैसा हुए हैं, उन्हें भुलाता नहीं। आई हार्वर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। मैं अच्छे और बुरे दोनों को जगह देता हूँ, मतलब वही सुख और दुख, अच्छा खराब मेरे लिए कुछ नहीं है, सब बराबर है। और हर परिस्थिति में खुलकर बोलता हूँ। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, प्रकृति को बिना रोक टोक उसकी मौलिक शक्ति सहित स्वीकार करता हूँ। इसमें कुछ, ये कविता बहुत बड़ी कविता है, ठीक है, और इसमें पंक्तियाँ हैं। आप लोग को मौका मिलेगा तो गूगल में जा कर के इसके कविता को और पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी कविता है। अब वैसा देखेंगे, हम भी खोजेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स में आता है यहाँ जो सेलिब्रेट लिखा हुआ है। सेलिब्रेट का अर्थ यहाँ पर है प्रशंसा करना, उत्सव मनाना, या किसी को प्रतिष्ठा देना भी होता है, या उत्साहित रहना भी हम दे सकते हैं। एज्यूम मतलब होता है मानना, मान लेना, स्वीकार कर लेना। और ख़ास करके जिसमें हमने जोड़ा वर्ड बनाए हैं, ये मैचिंग टेस्ट में भी आपका परीक्षा में आएगा, तो इसको विशेष रूप से ध्यान देना है। एटम का अर्थ होता है परमाणु या कण, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। लोफ, चलिए यहाँ पर लोफे के शब्द में है लोफ, ये क्रिया के रूप में दिया गया है। ये अगर हम वर्ड खोजेंगे तो ई वाला नहीं मिलेगा और उसका अर्थ अलग है, ठीक है ना। यहाँ पर टू रिलैक्स या टू रेस्ट लेजली, मतलब आलस से भराओ, जब आलस हो जाता है तब आराम करते हैं, जो उस अवस्था को लोफ क्रिया बोला जाता है। सोल का अर्थ था आत्मा या मन। ईज का अर्थ है आराम या सहजता। स्पेयर ऑफ ग्रास, घास की पत्ती, जब जो घास होती है उस पर जो हरे हरे डंटल टाइप से जो ऊपर लगे रहते हैं, उसी को स्पीयर, जो भाले के समान ऐसे निकलती है, जिसमें इसकी भी चर्चा आगे किया गया है फर्स्ट ईयर के एनिमल्स इन प्रिजन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है फॉर्म्ड, ये ईडी फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, क्रिएटेड या सेप्ड, बना हुआ या निर्मित। सॉइल मतलब मिट्टी। सीज मतलब रुकना या समाप्त होना। एबियंस टेम्प्रोरी सस्पेंशन। केप्ट असाइड अस्थायी रूप से अलग अलग रखना या स्थगित कर देना। क्रिड्स का अर्थ होता है मत, संप्रदाय। उसके बाद है रिटायरिंग बैक, पीछे हटना या अलग हो जाना। इसको सफाइस्ड ही पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है पर्याप्त या पर्याप्त होना या संतोषजनक होना। हैजार्ड का अर्थ होता है खतरा या जोखिम। हार्बर का अर्थ होता है आश्रय देना या मन में रखना, टू कीप इन माइंड या टू शेल्टर। नेचर विदाउट चेक, तो नेचर विदाउट कंट्रोल, अनियंत्रित प्रकृति। ओरिजिनल एनर्जी, नेचुरल पावर या प्राइमल फोर्स, मूल शक्ति, ठीक है ना। अब यहाँ से इसी के आधार पर ये प्रश्न उत्तर बनाना है। इसका जवाब हम इस चैप्टर में सोचे थे नहीं देंगे, तो कोशिश करना है कि इसको बनाते जाना है। हु इज़ द पोएट ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ,
Walt Whitman. In which collection was Songs of Myself was published? The Leaves of Grass. In which year was Leaves of Grass first published? 1855. How did the poet is in section 1 of the poem? तो इसमें कितने साल की उन्होंने चर्चा की अपने आप को? 37 years old. What does the poet celebrate in the opening line of the poem? किसकी चर्चा करते हैं? Himself, अपने बारे में. What does the word atom symbolize in the poem? ये इसमें किसकी चर्चा हो रही है? ठीक है, तो इसमें जो एटम को सिम्बलाइज करके बोला गया है वो ह्यूमैनिटी एंड शेयर्ड एसेंस के रूप में दिया गया है. आगे है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लाइन आई लोफ एंड इनवाइट माई सेल्फ? मतलब विश्राम करने के सेंस में है या आलस हो जाने के सेंस में है. तो इसमें क्या यहाँ लाइन आएगा इसका, आई लोफ माई सेल्फ का? He is lazy, he is meditating, he is angry, he is studying. क्या लाइन आएगा? यहाँ पर जो कवि कहना चाहते हैं आई लोफ एंड इनवाइट माई सेल्फ जो है कि ही इज़ मेडिटेटिंग. मतलब इसका अर्थ है कि जब कभी आत्मिक शांति या ध्यान अवस्था में जाता है तो उस अवस्था के लिए इन्होंने ये यूज किया है. तो ही इज़ मेडिटेटिंग आ गया. 8वां नंबर है, विच नेचुरल इमेज डज द पोएट ऑब्जर्व इन सेक्शन 1? कि उसका जो है नेचुरल इमेज किस तरह से वो देखता है, ऑब्जर्व करता है. तो नेचुरल इमेज को किस प्रकार से देखता है, कैसे देखता है? तो यहाँ पर दिया है ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास. मतलब जो घास को निहारता है वो उसके लिए है. आगे देखो, द फ्रेज क्रीट्स एंड स्कूल्स इन एवेंस सजेस्ट, इसमें क्या आएगा? 9 नंबर. कभी अस्थायी रूप से सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं को क्या करता है? अलग रखता है. तो क्या आंसर आएगा? टेम्प्रोरी सेटिंग असाइड ऑफ बिलीफ्स एंड ट्रेडिशन. तो क्या नंबर आएगा? बी नंबर का आंसर आएगा. व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ? क्या है उसका? वॉर एंड डिस्ट्रक्शन, सेलिब्रेशन ऑफ सेल्फ एंड यूनिटी विद नेचर, पॉलिटिकल स्ट्रगल, सौरो एंड ग्रीफ. क्या आएगा? सेलिब्रेशन ऑफ सेल्फ एंड यूनिटी विद नेचर, बी नंबर. 11 नंबर में है द लाइन Every atom belonging to me as good belongs to you expresses pride, brotherhood and equality, science, anger. क्या है? क्या इसमें 11 नंबर में है? भाईचारा और समानता. तो क्या आएगा? ब्रदर एंड इक्वलिटी. What is meant by nature without check with original energy? Controlled nature, weak nature, free and powerful nature. क्या आएगा? फ्री एंड स्वतंत्र और शक्तिशाली प्रकृति यहाँ पर आएगा. आगे है, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ इज रिटन इन विच स्टाइल? किस स्टाइल में लिखी गई है? सोनेट, फ्री वर्स, बैलाड, राइम्ड एंड कपलेट्स. किस में लिखा हुआ है? फ्री वर्स. वॉल्ट विटमैन इज ऑफन नॉन एज पोएट ऑफ लव, पोएट ऑफ वॉर, पोएट ऑफ डेमोक्रेसी, पोएट ऑफ सोरो. किस में? जल्दी. पोएट ऑफ पीपल दिया गया है, तो पीपल किसके लिए आता है यहाँ पर? डेमोक्रेसी. तो पोएट्स ऑफ डेमोक्रेसी. व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ सेक्शन? एंग्री एंड सैड, जॉयफुल एंड कॉन्फिडेंट, fearful and mysterious, strict and formal. क्या आएगा? जॉयफुल एंड कॉन्फिडेंट. तो हमको उम्मीद है कि इसमें लाइन बाय लाइन मीनिंग भी समझ में आ गया, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ गया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ गया. ठीक है, एक शॉर्ट यहाँ पर समरी भी हम तैयार किए हैं. समरी को भी देख लेना है कि वॉल्ट विटमैन सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम ऑफ हिज कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास. इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ सेल्फ, बट Whitman's self is not just personal, it represents all of humanity. जैसे हम पहले बोले थे कि वो सेल्फ है लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको करता है?
पूरे ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है। द पोएम एम्फेसाइजेज इक्वलिटी, इसमें हम क्या मिलता है, इक्वलिटी, ब्रदरहुड एंड द यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। थ्रू द इमेज ऑफ ग्रास, Whitman symbolizes democracy, immorality and the cycle of life and death. Written in free verse, the poem rejects traditional rhyme and meter, using long and musical lines that gives it is a natural rhythm. The language is simple and direct, yet philosophical and spiritual. The tone is joyful, confident and democratic, showing Whitman's faith in man and nature. Thus, Song of Myself is both personal and universal. It is poetic manifesto of Whitman's vision, celebrating individuality, democracy and the harmony between man, nature and the universe. ये इंग्लिश में मीनिंग है। अगर परीक्षा में हमको लिखना है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हम इसका जो है हिंदी भी कर देते हैं कि समझने में आसान हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पर हिंदी भी डाल दिए हैं कि समझने में आसान हो जाएगा। तो इसको यहीं तक रखते हैं। आगे इंग्लिश का डिमांड तभी होगा जब आप नोट्स हमको दिखाएंगे। ये सारा अपने कॉपी में लिख लेंगे और ग्रामर उधर से चल रहा है, देयर का प्रयोग पढ़ा रहे, सारा ट्रांसलेशन भी एक जगह करके रखना है। ठीक है, तब इंग्लिश की क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आपका दिन शुभ हो। इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।